टॉपिक को अपन प्रारंभ कर रहे हैं, उनकी पूरी की पूरी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए और उसके बाद में एक एक टॉपिक को लेकर अपन क्लियर करेंगे। देखिएगा, हम जलवायु टॉपिक पढ़ते हैं, आखिरकार जलवायु वाला मुद्दा है क्या। सामान्य अगर आप कहें किसी क्षेत्र विशेष की औसत लंबी या दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा को क्या कहते हैं, जलवायु। जलवायु में परिवर्तन बहुत ही धीमी गति से होता है। जलवायु परिवर्तन बहुत धीमी गति से तकरीबन 30 से 50 साल तक भी लग जाते हैं। और एक ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, किसी क्षेत्र विशेष की कोष्टक में था 30 वर्ष दीर्घकालीन दशा है जलवायु, मौसम, मानसून, ऋतु परिवर्तन। क्या था? जलवायु। क्या याद रखेंगे? जलवायु। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? क्या याद रखोगे? अरबी भाषा। वेरी इंपोर्टेंट। इसको आपने याद कर लिया तो कम से कम, क्योंकि ये टॉपिक कॉमन है, राजस्थान और भारत के संदर्भ में ये टॉपिक क्या है, कॉमन चलता है। जो राजस्थान की जलवायु है वह भारत की जलवायु है, भारत की जो खास विशेषता है वो राजस्थान के संदर्भ में भी है। ठीक है, यहाँ थोड़ा बड़े अच्छे ढंग से देख लें। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी भाषा। किस भाषा से? अब राजस्थान भूगोल पढ़ेंगे, वहां पर भी जलवायु तो पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, जलवायु की परिभाषा देखनी पड़ेगी, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है वो भी देखनी पड़ेगी। या नहीं देखनी पड़ेगी? पड़ेगी ना। दक्षिणी पश्चिम मानसून भी देखना पड़ेगा, वर्षा है, ग्रीष्म है, मानसून, निवर्तन, सारी प्रक्रियाएं देखनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ अपने भारत के संदर्भ में आपने बड़े अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया है, तो वहाँ राजस्थान के संदर्भ में 4 बातें याद करनी, वो याद करवा देंगे। ठीक है, राजस्थान मानसून आगमन कहाँ से, और फिर सर्वाधिक और न्यूनतम वर्षा वाले जिले कौन से, स्थान कौन से हैं, बस आपके राजस्थान का टॉपिक क्या हो जाएगा, ठीक है। पर इतने से क्लियर नहीं करेंगे, आप टेंशन मत रखना कि सर आप यहाँ पढ़ा दोगे, राजस्थान में नहीं पढ़ाओगे। राजस्थान में भी पूरा पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? थोड़ा सीधे पे। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है ऋतु परिवर्तन से। दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन सा मानसून? दक्षिण पश्चिम। अपने जैसे कुछ स्थानीय पवने हैं, आपने पढ़ी होगी भूगोल जिसके थी, तो ये 0 डिग्री है या नहीं है? 0 से यहाँ से आप देखेंगे भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। फिर ये 23.5 डिग्री वाली दक्षिणी अक्षांश रेखा देखते हैं। फिर आप 66.5 डिग्री देखते हैं। देखते नहीं देखते हैं? इधर भी 23.5 डिग्री आप देखते हैं। देखते नहीं देखते हैं? ठीक है, इधर भी आप 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देखते हैं। इसको बोलते हैं आर्कटिक। क्या बोलते हैं? आर्कटिक। इसको बोलते हैं कर्क, और इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। इसको क्या बोलते हैं? मकर। इसको क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका या 66.5 डिग्री साउथ, और इसे बोलते हैं 90 डिग्री साउथ, और इसे बोलते हैं 90 डिग्री नॉर्थ। अब आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो क्षेत्र है ये व्यापारिक पवनों का क्षेत्र है। व्यापारिक। कौन सी पवन है? व्यापारिक। और यहाँ पर भी अपने कौन सी है? व्यापारिक। फिर अपन पढ़ते हैं पछुआ पवन। कौन सी पवन? पछुआ। यहाँ पर भी अपने कौन सी है? पछुआ। यहाँ पर अपने कौन सी है? ध्रुवीय पवन। कौन सी पवन है? ध्रुवीय। कौन सी पवन है? ध्रुवीय। अब आप देखेंगे जो अपना जो इलाका है, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून, तो ये बातें हमें पढ़नी पड़ेगी, तब जाके ये व्यापारिक पवने क्या है क्या नहीं समझ आएगी। ये एक स्थायी पवन है। व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने, ये अपने कैसी है? स्थायी पवन। क्या है? स्थायी। एक स्थायी पवन है
और एक अपने क्या है, स्थानीय पवन है। आपने पटी होगी, नहीं पटी तभी बता देते हैं। स्थायी पवन वे पवन होती है जो वर्ष भर एक ही दिशा में अपने प्रवाहित होती है। ऐसी पवनों को क्या बोलते हैं, स्थायी पवन। यानी वर्ष भर एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवनों को क्या कहते हैं, उसके बाद में देखिएगा कि जो व्यापारिक पवने हैं, पछुआ पवने हैं, ध्रुवीय पवने हैं, ये सारी की सारी जो पवन कैसी है, स्थायी पवन है। वर्ष भर अपने एक ही दिशा में अपने प्रवाहित होती है। और ये पवने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। कोई भी पवन हो, चाहे स्थायी हो चाहे स्थानीय पवन हो, सभी पवने अपने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। स्थानीय पवन वे पवने जो किसी स्थान विशेष में चलती है। वे पवने जो किसी स्थान विशेष की मुख्य पवन है। जैसे भारत और पाकिस्तान की एक स्थानीय पवन है जिसका नाम क्या है, लू। कौन सी पवन है, लू। भारत और पाकिस्तान के अलावा कहीं चलती है क्या, थार मरुस्थल के अलावा किसी और देश में चलती है क्या, नहीं चलती है। इसी तरीके से चिन्नुक पवन, कौन सी पवन है, चिन्नुक, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकी क्षेत्र में चलती है। किस क्षेत्र में, संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकी क्षेत्र में चलती है चिन्नुक हवा, जो क्या है, स्थानीय हवा है। चिन्नुक हवा अपने भारत में चलती है क्या, केवल रॉकी पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका का जो भाग है उसी भाग में ही चलती है। लू अफ्रीका में चलती है क्या, जापान में चलती है क्या, नहीं चलती है ना। केवल थार के मरुस्थल में चलती है, भारत और पाकिस्तान में चलती है। तो लू, चिन्नुक, फॉन, हरमट्टन, ऐसी बहुत सारी जो पवने हैं, अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग देशों की अलग अलग पवने हैं। ठीक है, तो बहुत सारी संख्या में वो पवने आपको नजर आएगी। तो याद रखना, जो वो पवने होती है स्थानीय पवन, और ये है आपके क्या है, स्थायी पवन। कौन सी पवन है, स्थायी पवन। कौन सी पवन है, स्थायी पवन है। तो व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवन, ये जैसे पवने हैं उत्तरी गोलार्ध की, ये ऐसे चलेगी इस ओर, ठीक है। और ये जो पवने हैं इस टाइप से चलेगी। दक्षिणी गोलार्ध की पवने इस टाइप से आपके चलेगी। उसके बाद में आप पछुआ पवने देखेंगे तो ये उल्टी चलेगी, कहां से, ऐसे आप नजर आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसकी उल्टी हो जाएगी। अब ये मैं आपको एक चीज और लिख देता हूं, यहाँ पर है विषुवतरीय निम्न वायुदाब। क्या याद रखें, निम्न वायुदाब रेखा है। ये आपके उपोष्ण, उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब। उसके बाद में याद रखें उपध्रुवीय, निम्न वायुदाब, और ये है आपके ध्रुवीय उच्च वायुदाब, ठीक है। इसी तरीके से थोड़ा समझ लेना, बाकी ये टॉपिक अलग से आपके स्थानीय पवन, स्थायी पवन है, भौतिक प्रदेश कराऊंगा तब आपके भी ये क्लियर कराऊंगा। पहले थोड़ा सुन ले यहाँ पर। तो विषुवतरीय निम्न वायुदाब, ये है उपोष्ण उच्च वायुदाब, और ये भी क्या है, उपोष्ण उच्च वायुदाब। ये भी अपने कौन सी है, उपोष्ण उच्च वायुदाब, ठीक है। और ये है उपध्रुवीय, क्या याद रखें, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, और ये अपने क्या है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब। पवने कितनी नजर आ रही है, 3। आपसे पूछ ले कि स्थायी पवने कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। क्लियर होगी बात। तो आपके उत्तरी गोलार्ध में आप देखेंगे व्यापारिक पवने, उत्तरी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवने हैं वो ऐसे दिशा भी देख लें। दिशा क्या याद रखें, उत्तर पूर्व से
दक्षिण पश्चिम की अपने दक्षिण पश्चिम की ओर अपने प्रवाहित होती है। उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें, ये दिशा आएगी सीधे ऐसी है। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें आप देखेंगे कौन सी आ जाएगी, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर अपने प्रवाहित होती। सामान्य ये बात चलती। आपसे पूछा जाए दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों की दिशा है तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। यहाँ आपकी मामला गड़बड़ होगा। गड़बड़ कब होगा, 2 मिनट रुक दो। इसी तरीके से आपके जो ये पछुआ पवनें हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती। ध्रुवीय जो पवनें हैं वो ध्रुवीय उच्च वायुदाब से, ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती। ये है अपने वायुदाब की पेटियां जो आपके सामने नजर आ रही है। कितनी नजर आ रही है, कितनी, 1 पेटी, 2 पेटी, 3 पेटी, 4 पेटी, 5 पेटी और 6 पेटी नजर आ रही है ना। ध्यान रख लेना। सबसे पहले है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, फिर है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। क्लियर। व्यापारिक पवनें, फिर पछुआ पवनें और लास्ट में कौन सी होगी, ध्रुवीय। अब ये व्यापारिक पवनों की दिशा आ रही है दोनों ओर से, फिर अपने पछुआ पवनों की दिशा आ रही है, फिर आपके ध्रुवीय पवनों की पवनें वापस आ रही। यानी उच्च वायुदाब की पेटी से निम्न वायुदाब की ओर ये पवनें प्रवाहित हो रही है। आप देख सकते हैं विषुवत रेखा यहाँ निम्न वायुदाब है तो पवनें भी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब है। और यहाँ आप देखेंगे उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब है और यहाँ उच्च वायुदाब है तो यहाँ की पवनें उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब में प्रवाहित होती है। यहाँ ये उच्च वायुदाब है और यहाँ निम्न वायुदाब है तो पवनें भी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब में प्रवाहित होती है। अब आपने सुना होगा गरजता चालीसा, ठीक है, इनके अलावा 50, भयंकर 60 नाम सुनते नहीं सुनते। तो याद रखना ये दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनों के नाम हैं। दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन, उत्तरी गोलार्ध की नहीं है, ध्यान रख लेना। उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवनों के ये गरजता, चीता, भयंकर, 50, ठीक है ना। ये आपके उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवनें नहीं है, ये आपके दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनें हैं, ठीक है। अब अपना जो मानसून है ये इन व्यापारिक पवनों से संबंध रखता है। दक्षिण पश्चिम मानसून, अभी मैंने कहा ना आप 2 मिनट रुकिए, अब वापस अब जो भारत की जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये अपने यहाँ पर भारत है, ठीक है। यहाँ भारत के दक्षिण में 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है। अब यहाँ से ये पवनें आएगी, यहाँ से अपने कौन सी पवनें आ रही है, व्यापारिक है, पछुआ है, व्यापारिक है, कंफर्मली है। अब दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों की दिशा क्या है बताइए मुझे, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। क्या नाम याद रखेंगे, दक्षिण पूर्व की व्यापारिक पवनें, क्या याद रखें, दक्षिण पूर्व की व्यापारिक पवनें। ये यहाँ पर आएगी, यहाँ एक समस्या है, इस भूमध्य रेखा को पार करेगी तब अपनी पृथ्वी की अपनी जो घूर्णन गति के कारण या अपन कह सकते हैं कोरियोलिस बल के कारण, या याद रखें साइंस ने एक नियम दिया था फेरल का नियम। साइंस के विद्वान कौन है, साइंस के स्टूडेंट कितने हाथ खड़े करना, साइंस के ज्ञाता, साइंस के ज्ञाता नहीं तो साइंस के विद्यार्थी 11th रहे हैं काफी मात्रा में, दाएं बाएं अड़ोस पड़ोस में है। तो साइंस में आपके फेरल का नियम आपने पढ़ा, फेरल का नियम पढ़ा हुआ तो है ना, नहीं पढ़ा हुआ है तो साइंस आप पढ़ोगे तब सर आपको पढ़ा देंगे।
तो याद रखें कोरियोलिस पल, क्या याद रखें? कोरियोलिस पल या फेरल, अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से उस हिसाब से आपको याद रखना है। कोरियोलिस पल या याद रखना है फेरल के नियम के अकॉर्डिंग दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें, दक्षिणी गोलार्ध की कौन सी व्यापारिक पवनें इस भूमध्य रेखा को पार करती है तो सीधी नहीं जाती है, इसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, इसकी दिशा ऐसे हो जाती है, इसकी दिशा दाईं ओर मुड़ जाती है। किस ओर? किस ओर मुड़ जाती है? एक एक चीज ध्यान में रखो, एक एक चीज। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें, कौन सी पवनें? दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें। दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा थी दक्षिण पूर्व, इनकी दिशा क्या थी? दक्षिण पूर्व, इनकी दिशा क्या थी? दक्षिण पूर्व, है या नहीं है? दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें इस भूमध्य रेखा को पार करती है तो क्या कारण है? एक तो याद रखें कोरियोलिस पल, क्या याद रखें? कोरियोलिस पल। और यह याद रखना अपने फेरल का नियम, फेरल का इनके अकॉर्डिंग ये जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं ये यहाँ भूमध्य रेखा को पार करेगी तो किस ओर मुड़ जाती है? किस ओर मुड़ जाती है? बस ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जब दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करती है तो इनकी दिशा होती है दाईं बाईं, लेफ्ट राइट। क्या याद रखोगे? दाईं ओर। क्या याद रखोगे? दाईं ओर ये मुड़ जाती है। फिर ये पवनें या इनकी जो दिशा क्या हो जाती है? दक्षिण पश्चिम। दिशा क्या हो जाती है? दिशा क्या हो जाती है? दक्षिण पश्चिम। इनकी दिशा क्या हो जाती है? यानी दक्षिण पूर्व की जो व्यापारिक पवनें थी भूमध्य रेखा को पार करेगी तब इसकी पवनें क्या हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। और यही जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से संबोधित किया जाता है और यही आर्द्र युक्त पवनें हैं वो धीरे धीरे इस हिंद महासागर में आगे बढ़। इसकी दो शाखाएं हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की, एक अरब सागर से होकर गुजरता है तो उसे अरब सागरीय शाखा बोलते हैं, जो आपके बंगाल की खाड़ी की शाखा से गुजरता है तो उसे क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं। बात ये यहाँ तक क्लियर आई। अब आगे आप देखेंगे इधर आएगी तब ये सबसे पहले यहाँ पर है आपके अंडमान निकोबार। कौन सा भाग है? अंडमान निकोबार। यहाँ पर ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इस बिंदु का नाम क्या है? इंद्रावती। कौन सा है? इंद्रावती। अब मानसून सबसे पहले कहाँ आ गया है? 25 मई को। क्या याद रखोगे? भारत में सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कहाँ होता है? कहाँ होता है? भारत में सबसे पहले मानसून का आगमन कहाँ होता है? अंडमान। फिर ये मानसून आगे बढ़ेगा तब ये भी आगे बढ़ेगा और ये अपने यहाँ तक कब पहुँचेगा? जून के प्रथम सप्ताह में। कब? जून के प्रथम सप्ताह या 1 जून को कहाँ टकराता है? कौन सी मुख्य भूमि की तट पर टकराता है? मालाबार तट। कौन सा तट? मालाबार तट। और राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे पहले मानसून आगमन कहाँ हो जाता है? अंडमान। मुख्य भूमि पर कहाँ होता है? मालाबार तट। और राज्य कौन सा है? कब? 1 जून। और फिर ये पवनें आगे बढ़ती है धीरे धीरे। ये मानसून 10 जून के आसपास अपने महाराष्ट्र तक पहुंच जाता है। 15 जून तक, ठीक है, कोलकाता तक आगे तक भी बढ़ जाता है। उसके बाद में लगभग 1 जुलाई के आसपास
गुजरात का जो कच्छ का इलाका यहाँ आ जाता है। और सबसे अंत में लास्ट में आप देखेंगे तो 15 जुलाई के आसपास, 1 और 15 जुलाई के आसपास मानसून अपने राजस्थान में सक्रिय हो जाता है। ठीक है, अभी जून पूरा हो गया है बेटे, अब जून पूरा हो गया है तो जुलाई भी आने वाली है 2-3 दिन बाद। 2-3 दिन बाद आएगी नहीं आएगी? और मानसून का धीरे धीरे आगमन हो रहा है नहीं हो रहा है? बिपरजॉय तूफान नहीं है, बिपरजॉय वो तूफान था, वो मानसूनी पवने नहीं थे। ठीक है, ये आपको ऐसे गॉड गिफ्ट है, ये बारिश हो गई नहीं, ये अपने एक तरह के क्या है, गॉड गिफ्ट। बाकी इस साल आपको भयंकर सूखे का सामना करना पड़ सकता है अल नीनो के प्रभाव से। कौन सा प्रभाव? अल नीनो और ला नीनो, ये गर्म जल धाराएं हैं, इनकी उत्पत्ति पेरू या हम्बोल्ट जो ठंडी जल धाराएं हैं वहां पर उत्पत्ति होती है। अल नीनो जब भी उनकी स्थिति सक्रिय रहती है तब उस वर्ष अपने भारत में मानसून कमजोर रहता है, उस वर्ष भारत में बारिश नहीं होती है। और ला नीनो क्या करता है? अपने उस मानसून को लाता है। मानसून को क्या करता है? लाता है। और ला नीनो की जब स्थिति होती है जिस वर्ष, उस वर्ष अपने बारिश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। ठीक है, तो ये यहाँ और दक्षिण पश्चिम मानसून से अपने राजस्थान में भी सबसे अधिक वर्षा होती है, अपने भारत में भी सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। फिर दूसरा जो मुद्दा था वो अपने था ग्रीष्म ऋतु की वर्षा। कौन सी? ग्रीष्म ऋतु की वर्षा। ग्रीष्म ऋतु की वर्षा की अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में मानसून से पूर्व कुछ जगह अपने वर्षा होती। आपने सुना होगा जैसे वर्षा का नाम आम्र वर्षा। कौन सी वर्षा? नाम सुना है? आम्र वर्षा का नाम सुना है? फिर आपने फूलों वाली बौछार सुनी है? फूलों वाली बौछार नाम सुनी नहीं सुनी है रे? आम्र वर्षा, फूलों वाली बौछार। फिर क्या याद रखेंगे? फिर क्या याद रखेंगे? बारदोली छेड़ा, बारदोली। फिर याद रखेंगे काल वैसाखी। क्या याद रखेंगे? काल वैसाखी। क्या याद रखोगे? मानसून पूर्व की ये वर्षा है, ये ग्रीष्म ऋतु में आती है। कब होती है? ग्रीष्म ऋतु। मानसून पूर्व की जो वर्षा है ये अपने क्या है? ग्रीष्म। दक्षिण पूर्व की ओर से आने वाली पवनें अगर भूमध्य रेखा पर दाईं ओर न मुड़े तो क्या होगा? सीधी चली जाएगी और क्या होगा? बाकी जैसे दूसरी जाती है सीधी, तो ये भी सीधी चली जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बारिश तो भी हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। हवा व पवन में क्या अंतर है? ठीक है, ताप और दाब में क्या संबंध है? इससे जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? पूरा प्रभाव ताप और दाब पर ही है। जहां अपने तापमान अधिक होगा वहां वायुदाब क्या होगा? तापमान जितना अधिक होगा वायुदाब उतना ही क्या होगा? कम होगा। और जहां अपने गर्म इलाके होंगे, मरुस्थलीय क्षेत्र होंगे, वहां तापमान लगभग कुछ ही पाया जाता है। जो जलीय या समुद्री प्रभाव वाले इलाके हैं वहां तापमान आपके कम देखने को मिलता है। जैसे वर्षा और ग्रीष्म ऋतु की अगर हम बात करेंगे तो सबसे अधिक तापमान रहता है भारत का उत्तरी पश्चिमी इलाका, राजस्थान पंजाब का जो ये भाग है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, तो वायुदाब बिल्कुल निम्न होता है, वायुदाब बिल्कुल लो हो जाता है।
इसके विपरीत हिंद महासागरीय क्षेत्र में जल स्थिति के कारण वहां जो है तापमान भले ही, क्योंकि वैसे सूर्य की स्थिति भी यहाँ पर होती है, तो तापमान और वायुदाब दोनों यहाँ पर क्या देखेंगे, तापमान थोड़ा अधिक होगा तो अपने कम होगा, तो वायुदाब भी क्या होगा, उच्च होगा। तो हिंद महासागरीय क्षेत्र में उच्च वायुदाब होता है, यहाँ पर अपने निम्न वायुदाब होता है। तो वो जो आर्द्र युक्त पवने हैं, उन आर्द्र युक्त पवनों को अपनी ओर आकर्षित करना है। तब तो ये मानसून धीरे धीरे अपने इस गड्ढा है जो निम्न वायुदाब का जो गर्त है, उस गर्त को भरने के लिए ये बादल, ये आर्द्र युक्त पवन यहाँ आती है और यहाँ अपने क्या होती है, वर्षा। ठीक है, तो बहुत कुछ संबंध है तापमान और वायुदाब का। तो अभी आप यहाँ देखें आंध्र वर्षा, क्या याद रखें, ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी भारत के जो आपके कर्नाटक केरल के जो इलाके हैं, महाराष्ट्र का जो दक्षिणी भाग है, जहाँ मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं। और इस वर्षा से आम्र वर्षा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस वर्षा से अपने आप जल्दी तैयार हो जाते हैं। जैसे अपने बारिश होती है, काकड़िया हुआ है, ठीक है, जैसे ही बारिश हुई तो छोटे मोटे जो ककड़ी वकड़ी है ऐसे ही खिलते नहीं करते हैं, बेल से अलग होते नहीं होते हैं। उसी तरीके से आमों की स्थिति भी, ये हल्की सी बारिश होती तो आम बगैर दवाई के पक्के तैयार हो जाते हैं। इसलिए इस वर्षा को क्या कहते हैं, आम वर्षा। फूलों वाली बौछार, मानसून पूर्व की वर्षा, जिससे कहवा के फूल खिलने लगते हैं, इस वजह से क्या कहते हैं, फूलों वाली बौछार कहते हैं। इसे चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है, इसे कॉफी वर्षा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ये ग्रीष्म ऋतु में आने वाले चक्रवाती तूफान है, छोटी क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, लेकिन लाभदायक है और नुकसानदायक भी। बारदोली छेड़ा, इससे पहले कर लेते हैं काल वैसाखी। वैसाख के महीने में शाम को तेज हवा गर्जना के साथ में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, काल वैसाखी कहते हैं। काल वैसाखी वर्षा पश्चिम बंगाल में होती मुख्यतः। फिर दूसरा राज्य कौन सा है, आसाम। और आसाम में इस वर्षा को क्या कहते हैं, बारदोली छेड़ा। आसाम में इस वर्षा को क्या कहते हैं, बारदोली छेड़ा कहते हैं। ये ग्रीष्म ऋतु में आने वाले जो कुछ हल्के फुल्के तूफान हैं, जो मानसून पूर्व की क्या है, वर्षा। आम्र वर्षा, फूलों वाली बौछार, बारदोली छेड़ा और काल वैसाखी। तो ये फूलों वाली वर्षा कर्नाटक और केरल, क्योंकि कहवा का उत्पादन भी कहाँ होता है, कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में, तो फूलों वाली वर्षा वहां होती है। आम्र वर्षा दक्षिणी भारत का इलाका, कर्नाटक केरल दक्षिणी महाराष्ट्र का जो भाग है, जहाँ पर आम्र वर्षा होती है। काल वैसाखी विशेष याद रखना है, पश्चिम बंगाल। और बारदोली छेड़ा क्या याद रखोगे, असम। बारदोली छेड़ा क्या याद रखोगे, असम। बारदोली छेड़ा के संबंध में क्या याद रखोगे, असम। काल वैसाखी कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल। मानसून का पीछे लौटना ही क्या कहलाता है, मानसून निवर्तन कहलाता है। लेकिन सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात एग्जाम के प्रयोग से आपको याद रखना है, मानसून निवर्तन का जो आदर्श समय है वो है अक्टूबर और नवंबर। 2 महीने कौन से हैं, अक्टूबर और नवंबर। 2 ऐसे महीने हैं जिसमें मानसून धीरे 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 धीरे, आप हलवा दबा के, कोफ्ता दबा के, गुलाब जामुन खा के धीरे धीरे वापस फिर आपके कैसे पढ़ते, बहुत ही मुश्किल से पढ़ते नहीं पढ़ते, थोड़ा और रुक जाते हैं गुलाब जामुन की तरफ देखकर, काजू कतरी की तरफ देखते हैं नहीं देखते हैं। दोपहर को थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता करके ही चलें तो ठीक रहता है। ठीक है, देखो करे तो जी को खासो पड़े, आज तो पेड़ू करा दे तो ठीक रहेगा। पेड़ू भयो पचे के का मैं थोड़ा कौन दे दी तो ठीक करी खराब हो।
इतने क्या पे रात बढ़ गई अपने आग लाई